हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेप पीएन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक से प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 पॉट्स एंड पैनकेक्स का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल और इजी वर्ड्स में हम इसका पार्ट 2 भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जिमिनाई स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पॉइट्स लाइक, ये बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि जिम्नाई स्टूडियो जो है वो एक फेवरेट प्लेस थी किन की, पॉइट्स की। अब यहाँ पे पॉइट्स का नाम बताया गया है, इसमें कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिम्नाई स्टूडियोज एक फेवरेट जगह थी जहाँ पॉइट्स लाइक ये सब जो मेंशन किए गए यहाँ पे, ऐसे ऐसे पॉइट्स वहाँ पे ऑफन आया करते थे। हॉन्ट का क्या मतलब होता है? ए प्लेस विजिटेड ऑफन। मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइट्स हैं उनको जिम्नाई स्टूडियोज में आना बहुत पसंद था, तो वो ऑफन जिम्नाई स्टूडियोज विजिट करते थे, वहां आया करते थे। इट हैड एन एक्सेलेंट मेस विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। इस लाइन में किसी न किसी तरीके से हम कह सकते हैं कि पिछली लाइन की एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये पॉइट्स तो ऑफन विजिट करते थे जिम्नाई स्टूडियोज को, लेकिन उसका एक रीजन भी तो रहा होगा। रीज़न ये था कि वहाँ का मेस, यानी कि वहाँ पे जो खाना-पीना मिलता था वो बहुत ही अच्छा था। साथ ही साथ प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती थी और ये कॉफ़ी सिर्फ़ दिन भर ही नहीं बल्कि रात में भी काफ़ी समय तक अवेलेबल रहती थी। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे प्रोहिबिशंस लगाए हुए थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बैन कर दिया था। उनमें से एक अल्कोहल कंजम्पशन भी था। यही रीज़न है कि लोग उस टाइम एक कप ऑफ कॉफ़ी के लिए ही मिला करते थे और इसी में उनका एंटरटेनमेंट हो जाता था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कंज्यूम करना या बाकी सारी कुछ एक्टिविटीज़ भी उस टाइम पे इलीगल कर दी गई थी। Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम ऑफिस बॉय को छोड़े, बैरिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑफिस बॉय, हमें पता है ऑफिस बॉय तो बहुत बिजी रहता था। ऑफिस बॉय और कुछ और क्लर्क्स को छोड़ के जो जिम्नाई स्टूडियोज में काम करते थे, उन लोगों के अलावा बाकी सारे जो भी वहाँ पे काम करते थे जिम्नाई स्टूडियोज में, रेडिएटेड लीजर, रेडिएटेड का मतलब होता है शोड, लीजर का मतलब होता है उन सब के साथ उन लोगों के पास बहुत ही फ्री टाइम अवेलेबल रहता था और इसीलिए वो कहीं ना कहीं पोइट्री के लिए उनके पास काफ़ी टाइम था। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी कंडीशन। उन सब के पास फ्री टाइम था जो कि बहुत ज़रूरी होता है अगर एक इंसान को पोइट्री करनी हो, क्योंकि पोइट्री लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि उन सब के पास काफ़ी फ्री टाइम था तो वो आराम से पोइट्री कर सकते थे। Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. अब ऑथर उनके पॉलिटिकल बिलीव्स को डिस्कस कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि उनके लिए बस एक ही चीज़ थी जो उनको पॉलिटिक्स में पता था, वो था गांधी जी। वो बस गांधी जी को में यकीन करते थे, उनको मानते थे, उनको एक अच्छा इंसान मानते थे, उनको फॉलो करते थे। उनने जो खादी पहनने को बोला था, सेल्फ रूल, जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी गांधी जी को, उस चीज़ को फॉलो करते थे। लेकिन उसके अलावा उनको किसी भी कोई भी पॉलिटिकल थॉट नहीं था, किसी भी और आइडियोलॉजी को वो नहीं मानते थे। मानते भी कैसे, उनको तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, तो जितनी उनके पास थी वो उसी पे काम करते थे। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। अवर्स का मतलब होता है अगेंस्ट। अब यहाँ पे ऑथर ने नेचुरली वर्ड का यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ के बारे में और फिर अगर वो किसी एक चीज़ को मान लेता है, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके लिए नेचुरली बाकी सारी चीज़ें जो हो जाती है वो बुरी हो जाती है। अगर वो एक चीज़ को अच्छा मान रहा है तो उसको यही लगता है कि इसके अलावा या इसके अपोजिट जो भी सारी चीज़ें हैं वो बुरी ही होंगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इनके साथ ऐसा ही केस था। वो गांधी जी को फॉलो करते थे, उनके लिए ही आइडियोलॉजी थी, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी उसी को माना करते थे। तो इसके अलावा और जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, जो भी जैसे कम्युनिज्म वगैरह, जो भी बिलीफ सिस्टम था, जो भी आइडियोलॉजीज थी, उसके वो नेचुरली अगेंस्ट हो जाते थे, उसको तो वो बुरा ही मानते थे। इसी तरीके से कम्युनिज्म के टुवर्ड्स भी उनका ऐसा ही बिहेवियर था।
आगे की लाइन्स में ऑथर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि उनके लिए उनके मन में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कम्युनिज़्म के रिलेटेड। A communist was a godless man. He had no filial or conjugal love. तो उनके माइंड में क्या इमेज थी एक कम्युनिस्ट के रिलेटेड? वो मानते थे कि एक कम्युनिस्ट जो होता है वो गॉडलेस होता है, गॉडलेस मैन। गॉडलेस मैन का क्या मतलब हुआ कि उसका कोई फेथ नहीं होता, कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं होता है, वो किसी खुदा में नहीं मानता है। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव। फिलियल लव क्या होता है? जो एक जो एक बच्चे का प्यार होता है अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स, उसको फिलियल लव बोलते हैं। कंजुगल लव होता है जो हस्बैंड और बीच में प्यार होता है, उसको कंजुगल लव बोलते हैं। उनका यही मानना था कि एक कम्युनिस्ट वो होता है जिसका कोई फेथ नहीं होता है, साथ ही साथ वो उसका कोई किसी भी तरीके का कोई भी प्यार उसके मन में नहीं होता, चाहे वो अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स हो, अपने स्पाउस के टुवर्ड्स हो, किसी के लिए भी उसके मन में प्यार नहीं होता है। वो एम्पैथी लैक करता है, वो फीलिंग्स लैक करता है। ही हैड नो कंपक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। कंपंक्शन का मतलब होता है गिल्टी फीलिंग। सिंस उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, वो कुछ फील ही नहीं करता था, कोई एम्पैथी नहीं थी, तो इसीलिए उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती अपने ही माँ-बाप को मारने में, अपनी ही चिल्ड्रन को किल करने में। इसके अलावा वो ये भी मानते थे कि ही वाज़ ऑलवेज़ आउट टू कॉज़ एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। उनका ये मानना था कि एक कम्युनिस्ट जो होता है वो यही चाहता है कि लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो, झगड़े हों, वो वायलेंस पैदा करना चाहता है इनोसेंट जो शरीफ लोग होते हैं उनके बीच में, और इग्नोरेंट पीपल जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जो जिनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, जो इलिटरेट होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है, उन लोगों के बीच में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वायलेंस क्रिएट करना चाहता है। पीस के बिल्कुल ही अगेंस्ट करना चाहता है लोगों को। Such notions, which prevailed everywhere else in South India at that time, also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Notions का मतलब होता है आइडियाज़ या बिलीव्स। ऑथर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है ये सिर्फ जिम्ना स्टूडियोज़ के लोग इसको मानते थे, बल्कि ये साउथ इंडिया में उस टाइम पे हर जगह फैला हुआ था ये आइडियाज़ और ये बिलीव्स। लोग ऐसे ही मानते थे, सारे लोगों का यही बिलीव था, और ऐसे ही फैलते-फैलते ये अनक्लियरली ही जिम्ना स्टूडियोज़ में भी पहुँच गया। अब अनक्लियरली क्यों मेंशन है यहाँ पे, क्योंकि उनको जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो बेसलेस थी, प्लस उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो अपने थॉट्स में बहुत क्लियर नहीं थे। तो वही अनक्लियर थॉट्स जो है, बिलीफ्स, आइडियाज़ जो है वो जिम्ना स्टूडियोज़ के लोगों में भी तक भी पहुँच गई। खादी क्लैड यानी कि जो वही लोग जो गांधी जी में बिलीव करते थे। एविडेंस ऑफ इट वाज़ सून फोर्थकमिंग। इस चीज़ का एविडेंस कि वो कम्युनिज़्म के अगेंस्ट थे या उनको कम्युनिज़्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, इस चीज़ का एविडेंस या इस चीज़ का प्रूफ आगे एक इंसिडेंट में मिल जाता है। When Frank Buchman's Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. क्या होता है कि 1952 के किसी महीने में फ्रैंक बचमैन की मॉरल आर्मामेंट आर्मी विजिट करती है मद्रास, और उनको कौन होस्ट करता है? जिम्ना स्टूडियोज़। अब इस आर्मी या इस टर्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये बेसिकली सचमुच की आर्मी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो सोसाइटी में जब बिलीव्स कम हो जाते हैं, मॉरल वैल्यूज़ कम हो जाते हैं, सोशल वैल्यूज़ कम हो जाते हैं, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए की वो कोशिश करते हैं। वो लोगों में मॉरल वैल्यूज़ बढ़ा देते हैं। तो चाहे वो अपने प्लेस के थ्रू हो या किसी भी और तरीके से हो। तो इसी काम से वो यहाँ पे भी आए होते हैं, मद्रास में विज़िट करते हैं, और उनको होस्ट कौन करता है? जिम्ना स्टूडियोज़। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। ऑथर ने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि जिम्ना स्टूडियोज़ और वहाँ के बाकी सारे लोग भी बहुत ही इग्नोरेंट थे। उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती थी। तो उनका ये मानना था, उनको तो लग रहा था कि ये किसी सर्कस का हिस्सा है, जो अलग-अलग मतलब सर्कस के लोग हैं जो अलग-अलग कंट्रीज़ में जाते हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, और इसी वजह से शायद वो यहाँ पे भी अपनी परफॉर्मेंस देने आए हैं। They weren't very good on the trapeze, and their acquaintance with animals was only at the dinner table, but they presented two plays in a most professional manner. ऑथर अब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था, वो सचमुच का एक सर्कस नहीं था, बल्कि वो तो ट्रपीज़ के साथ, ट्रपीज़ एक सर्कस में एक इक्विपमेंट होता है, वो यूज़ होता है वहाँ पे।
तो ना ही वो ट्रपीज़ के साथ उनको कुछ करना आता था, ना ही वो एनिमल्स के साथ काम करते थे, बेसिकली वो सर्कस का हिस्सा नहीं थे। वो सिर्फ़ एनिमल्स को डिनर टेबल पे जानते थे। कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स को सिर्फ़ वो खाने के लिए यूज़ करते थे। उसके अलावा उनका सर्कस में एनिमल्स के साथ परफ़ॉर्म करने का कोई भी काम नहीं था। बट दे प्रेज़ेंटेड 2 प्लेज़, लेकिन हाँ, उन्होंने इतना तो किया वहाँ पे कि उन्होंने 2 प्लेज़ बहुत ही अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म किए। अब वो कौन से प्लेस थे? Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras, and along with other citizens of the city, the Jimny family of 600 saw the plays over and over again. यही वो 2 प्लेस थे जो उन्होंने वहाँ पे आके बहुत ही अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म किए थे, और ऑथर कह रहे हैं कि ये जो शोज़ है ये बहुत हिट रहे, मद्रास में बहुत ज़्यादा चले। अब ह्यूमरसली वो ये कह रहे हैं कि बाकी लोगों ने, भले ही मद्रास के बाकी सिटीज़न ने देखा हो ना हो, बट जिमिनी फैमिली, जिमिनी स्टूडियोज़ में काम करने वालों में 600 लोगों ने बार-बार इन प्लेज़ को देखा। The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate. होमलीज़ का मतलब होता है मॉरल स्पीचेस। ऑथर का कहना ये है कि जो मॉरल स्पीचेस दे रहे थे उनका मैसेज बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था, बस यूजुअल मैसेज ही था उनका, बहुत ही प्लेन सिंपल मैसेजेस थे। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि इन छोटे मैसेजेस को देने के लिए कि उन्होंने जो सेट्स और कॉस्ट्यूम, जो कपड़े पहने थे, जो वहाँ पे सेटअप था, वो बहुत ही अच्छा था कंपेयर टू जो उनके मैसेजेस थे स्पीचेस के। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bare stage, a white background curtain, and a tune played on the flute. ऑथर कह रहे हैं कि ये जो मद्रास और तामिल की ड्रामा कम्युनिटी थी, वो इनको इतना अच्छा लगा, ये प्लेस जो है, वो इतने इम्प्रेस हुए इन प्लेस से कि कुछ सालों तक जो वो खुद के प्लेस बना रहे थे, उनमें उन्होंने एक सिमिलर सीन कॉपी किया, जो जोथाम वैली में एक सीन था सनराइज़ का और सनसेट का, जहाँ पे बेयर स्टेज यानी कि खाली स्टेज का इस्तेमाल किया गया था, वाइट बैकग्राउंड कर्टन था, एक सफ़ेद रंग का पर्दा यूज़ किया था और फ्लूट पे एक ट्यून बज रहा था। यही सीन जो है सनराइज़ और सनसेट का, तमिल ड्रामा कम्युनिटी ने इवन कॉपी भी किया। ये लेवल था, इस लेवल पे वो इम्प्रेस हो गए थे उनसे। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. ऑथर का ये कहना है कि सिंस बाकी लोगों की तरह वो भी अनअवेयर थे इस चीज़ के बारे में कि वो क्यों आए हैं यहाँ पे, इसीलिए कुछ साल बाद ही उनको एक्चुअल रीज़न पता चलता है। उनको पता चलता है कि एमआरए के आने का मेन रीज़न ये था कि वो लोगों को कम्युनिज़्म के अगेंस्ट करते। काउंटर का मतलब यही होता है कि वो एक एंटी कम्युनिज़्म मूवमेंट चलाना चाहते थे यहाँ पे, और बाकी लोगों की तरह जो मद्रास के बिग बॉसेस हैं इंक्लूडिंग मिस्टर वसन, वो इस चीज़ से अनअवेयर थे, उनको नहीं पता था कि वो ये काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अनविलिंगली, या हम कह सकते हैं अननोइंगली ही, उन्होंने उनका सपोर्ट कर दिया। बिना जाने कि वो क्या करने के लिए यहाँ पे आए थे, उन्होंने उनका सपोर्ट कर दिया। I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. MRA or no MRA, international communism or no international communism. अब ऑथर कह रहे हैं कि लेकिन चलो, अगर ही उनको पता ही नहीं था कि क्या करने के लिए आए, लेकिन फिर भी इस एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट का कुछ असर पड़ा नहीं। रीज़न ये था कि जो बिग बॉसेस है या जो भी बाकी लोग भी है, इवन जो बाकी लोग भी है, वो जिस तरीके से अपनी लाइफ, मतलब अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, जो वैल्यूज़ वो फॉलो करते थे, जो आइडियोलॉजीज़ में वो मानते थे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। उनके जो एस्पेक्ट्स हैं वो सिमिलर ही रहे, जैसे एमआरए के आने से पहले थे। तो एमआरए आया, नहीं आया, उनको कम्युनिज़्म के बारे में पता चला, नहीं पता चला, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। The staff of the Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues, hues का मतलब होता है colors, and sizes of at least 20 nationalities. It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. अब ये सब तो चलो छोड़ो, ऑथर कहते हैं इस सब को छोड़ो कि उन पे कुछ असर पड़ा, इम्पैक्ट हुआ, नहीं हुआ। इस चीज़ को अगर हम साइड में रखें, ये चीज़ तो ज़रूर हुई कि जो जिम्नी स्टूडियोज़ का स्टाफ था, उनको बहुत ही मज़ा आया, उन्होंने बहुत ही एन्जॉय किया नए लोगों को होस्ट करने में। ये एक एक तरीके का उनको कुछ अलग करने को मिला,
क्योंकि यूजुअली तो वही क्राउड प्लेयर्स देखने को मिलते थे उनको, सिमिलर काम रहता था, ऑफ़िस बॉय को देखते थे मेकअप लगाते हुए, तो इससे कुछ हट के उन्होंने इस टाइम किया। इसीलिए उनको अलग-अलग जगह से आए हुए लोगों को अलग-अलग कलर्स के लोगों को, अलग-अलग साइज़ेस के लोगों को होस्ट करने में बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही एन्जॉय किया उन्होंने उसको। A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. इसी तरीके से कुछ मंथ्स बाद, कुछ महीने बाद जो बिग बॉसेस मद्रास के जो बिग बॉसेस हैं, उनको फिर से एक कॉल आती है, उनको बताया जाता है कि आप फिर से तैयारी कीजिए क्योंकि फिर से कोई विज़िट करने वाला है वहाँ पे। All they said was that he was a poet from England. लास्ट टाइम की तरह ही इस टाइम भी उनको पता नहीं होता है कि ये जो विज़िटर है ये कौन है, क्या करने आने वाला है, इनको नहीं पता होता है। बस ओनली इन्फॉर्मेशन जो उनके पास होती है वो ये होती है कि वो एक पोएट है और कहाँ से बिलॉन्ग करता है, इंग्लैंड से। The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. ऑथर कह रहे हैं कि वो लोग जो जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे, जो बहुत ज़्यादा लिटरेचर को नहीं जानते थे, पोएट्री में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको बस वर्ड्सवर्थ और टेनिसन का पता था। The more literate ones knew of Keats, Shelley and Byron. फिर उससे ज़्यादा जो उन लोगों से जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जो लिटरेचर को जानते थे, पोएट्री में इंटरेस्टेड थे, उनको भी बस कीट्स, शेली और बायरन का पता था। And one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot. और सिर्फ एक या दो को ही एलियट के बारे में पता होगा। Who was the poet visiting the Gemini Studios now? अब ऑथर वंडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि Gemini Studios में क्या इनमें से कोई पोएट आने वाला है या कोई अलग पोएट है। He is not a poet, he is an editor. That's why the boss is giving him a big reception. Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Viketan. अब एक रूमर ये भी होता है कि वो एक पोइट नहीं है, वो एक एडिटर है। यही रीज़न है कि सिंस मिस्टर वसन भी एक एडिटर है तामिल वीकली आनंद विकेतन का, वो भी एक एडिटर ही है, इसीलिए वो दूसरे एडिटर को होस्ट कर रहा है। तो यही रीज़न है कि वो एक पोइट नहीं होगा, वो एक एडिटर ही होगा, ऐसा भी एक रूमर वहाँ पे होता है। He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras, that is those known at the Gemini Studios. ही का मतलब यहाँ पे है मिस्टर वसन। मिस्टर वसन एडिटर तो थे लेकिन तामिल वीकली के एडिटर थे। वो ऐसे किसी ब्रिटिश पब्लिकेशन जो मद्रास में हो उसके एडिटर नहीं थे। तो फिर वो कैसे एक ब्रिटिश या इंग्लैंड से आए हुए एडिटर को जानते होंगे या उनको क्यों होस्ट कर रहे हैं? ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया वहाँ पे। Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the service was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. That was all even the most well-informed among us knew. Service का मतलब होता है गैस। अब एक गैस ये भी था कि ये जो पोएट है वो एक एडिटर है। एडिटर किस चीज़ का है? एक द मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम्स का एडिटर नहीं है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन थी। ये पता था कि एडिटर है और ये पता था कि इन न्यूज़पेपर्स का एडिटर नहीं है। ऑथर कह रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो थी हम तक जो पहुँच सकी वो इतनी ही थी। At last around 4 in the afternoon the poet or the editor arrived. ऑथर कह रहे हैं कि अराउंड 4 पीएम के वो जो पोएट है, एडिटर है, सिंस ऑथर भी इस बारे में क्लियर नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या। उनका कहना ये है कि जो विज़िटर है, और में अगर हम विज़िटर ही बोले, वो 4 बजे के अराउंड वहाँ पे आ गया। उनकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ही वॉज़ अ टॉल मैन, बहुत ही लंबे थे वो, वेरी इंग्लिश, शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो इंग्लैंड से आए हुए हैं। बहुत ही सीरियसनेस थी उनके चेहरे पे एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, एंड ऑफ कोर्स हम तो उनको जानते ही नहीं थे। बैटलिंग विद हाफ ए डजन पेडिस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच। बैटलिंग का मतलब होता है डीलिंग। अब वहाँ पे सबसे पहले जो बॉस है वो स्पीच देते हैं और इसका क्या मतलब होता है, पेडिस्टल फैंस होते हैं वो स्टैंडिंग फैंस, पेडिस्टल का मतलब होता है स्टैंडिंग फैंस, वो जो ऐसे वाले फैंस होते हैं ना उनको पेडिस्टल फैंस बोलते हैं। तो वहाँ पे पेडिस्टल फैंस होते हैं, उनका शोर भी बहुत होता है, उसकी वजह से नॉइज़ भी, मतलब नॉइज़ भी क्रिएट हो गई होती है उन फैंस की वजह से, तो काफ़ी नॉइज़ी सा एनवायरनमेंट होता है।
इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रेशियस लिटिल अबाउट द पॉइंट और द एडिटर। उनकी स्पीच से पता चलता है कि उनको भी इस विजिटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जो वो स्पीच दे रहे होंगे उसमें वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोल पाए होंगे, इसीलिए जो ऑडियंस है या जो ऑथर है उनको पता चल गया कि वो भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। The speech was all in most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. बहुत ही कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने द बॉस ने ये स्पीच दी, लेकिन कहीं-कहीं पे उन्होंने फ्रीडम और डेमोक्रेसी वाले टर्म्स भी यूज़ किए। देन द पोएट स्पोक अप। पोएट के स्पीच देने की बारी आती है। He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. डेज्ड का मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली, शॉर्ट में बोले तो कंफ्यूज्ड। वहाँ पे जो ऑडियंस है वो क्लियरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। कंफ्यूज्ड इसलिए थी क्योंकि उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि ऑथर क्या बोल रहे हैं। उन्होंने इन टर्म्स के बारे में कुछ कभी सुना ही नहीं था, और अगर उनको थोड़ा बहुत समझ आता भी, मे बी अगर उनकी स्पीच में ऐसे कुछ सेंटेंसेस थे जो मे बी उनको समझ आ जाते भी, वो भी इसलिए नहीं आए क्योंकि उनका एक्सेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। ये सब कुछ ऑलमोस्ट 1 घंटे तक चला। देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट। उसके बाद पोएट वहाँ से चले गए, या जो भी ये विज़िटर थे वो वहाँ से चले गए, और हम सब फैल गए। डिस्पर्स का मतलब होता है फैल गए, यानी अलग-अलग जगहों पे चले गए। और इन अटर बैफलमेंट का मतलब होता है कंप्लीट कन्फ्यूजन। हम बहुत ही कन्फ्यूज़ थे। व्हाट आर वी डूइंग? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ? कौन था ये? क्या बोल के गया? हमें कुछ भी समझ नहीं आया। हम कन्फ्यूजन में ही वहाँ से फिर चले गए। What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? अब ऑथर खुद के साथ सोचते हैं कि हम जिम्ना स्टूडियोज़ में तो कुछ छोटी-मोटी फ़िल्म्स बनती है जो बहुत ही कॉमन लोगों के लिए बनती है। तो एक इंग्लिश पोएट, एक इंग्लैंड से आया हुआ पोएट का यहाँ पे क्या काम हो सकता है? वो यहाँ पे क्यों आए? पीपल हुज़ लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री। उन लोगों के पास वो क्यों आए जो जिनका लाइफ़स्टाइल ऐसा है, जिनकी जो इनकम है या जिस तरीके से वो रहते हैं, वो ऐसा है कि वो बिल्कुल भी इंग्लिश पोएट्री के लिए एक टेस्ट डेवलप नहीं कर सकते। बेसिकली उनकी मेबी इनकम इतनी नहीं है, या उनको इतना ज़्यादा पता नहीं है पोएट्री के बारे में ही, तो इंग्लिश पोएट्री को कहाँ वो जानते होंगे। तो एक पोएट, इंग्लैंड से आया हुआ एक पोएट ऐसे लोगों को एड्रेस करने के लिए, ऐसे लोगों के सामने स्पीच देने के लिए क्यों आया होगा? और ख़ासकर स्टूडियो में क्यों आया जो फ़िल्म्स के साथ काम करता है? The poet looked pretty baffled too, for he must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं है सिर्फ ऑडियंस ही कंफ्यूज थी, बल्कि पोएट खुद भी कंफ्यूज लग रहा था। वो शॉक हो गया था क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं ये फील हो गया होगा ना। शेयर इनकॉग्रिटी का मतलब होता है इनअप्रोप्रिएटनेस। उन्होंने उनको उनको भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि मैं क्योंकि ऑडियंस के एक्सप्रेशन से उनको पता चल गया होगा ना कि ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होंगे उस टाइम पे। वो भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है ऑडियंस ही ऐसे फ़ील कर रही थी, बल्कि जो विज़िटर है वो भी ऐसा ही फ़ील कर रहा था। क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो जो अपनी स्पीच में अपने स्ट्रगल्स को एक्सप्लेन कर रहा था कि इंग्लिश पोएट होने के क्या-क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या-क्या करना पड़ता है अपनी लाइफ़ में, वो ऐसे लोगों के लिए वो बिल्कुल ही अजीब लग साउंड कर रहा होगा। उनको उस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। हिज़ विज़िट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। ऑथर बोल रहे हैं कि उनकी विज़िट के बारे में हमें बिल्कुल ही पता नहीं चल पाया कि वो क्यों आए थे, क्या करने के लिए आए थे। वो एक मिस्ट्री बन के रह गया। आगे के कुछ सेंटेंसेस में ऑथर अपना ओपिनियन दे रहे हैं प्रोज़ राइटर्स के बारे में। The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. ऑथर का ये ओपिनियन है प्रोज राइटर्स के बारे में कि ऐसा नहीं है कि अगर एक इंसान जीनियस है, बहुत ही काबिल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो प्रोज राइटिंग कर पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि प्रोज राइटिंग जीनियस लोगों के लिए बना है। परस्यूट का मतलब होता है प्रोफेशन। एक जीनियस इंसान का प्रोफेशन नहीं हो सकता प्रोज राइटिंग। तो फिर ऑथर के अकॉर्डिंग कैसे लोगों के लिए बनी है प्रोज राइटिंग? इट इज़ फॉर द पेशेंट। उनके लिए बनी है प्रोज़ राइटिंग जो पेशेंट रह सके, जो सब्र कर सके,
परसिस्टेंट हो, डिटरमाइंड हो, कभी गिव अप ना करे अपनी लाइफ में, परसेवरिंग हो, बहुत ही हार्ड वर्क करे, बहुत ही एफर्ट्स पुट करे इसमें। ड्रज ड्रज का मतलब होता है पर्सन डूइंग लॉन्ग हार्ड बोरिंग जॉब्स। मतलब एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो पेशेंट हो, जो जिसके अंदर बहुत ही पेशेंस हो, वो प्रोज राइटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करे, जिसको रिजेक्शन, अगर उसको रिजेक्शन मिले बहुत सारी जगहों पे तो उसको फ़र्क ही ना पड़े। उसका हार्ट ऐसा होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको इन सारी चीज़ों से फ़र्क ही ना पड़े। वो बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहिए और कुछ भी उसको बहुत ही बोरिंग नहीं लगना चाहिए। अगर ये जो प्रोज़ राइटिंग है कभी-कभी बोरिंग भी हो सकता है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो बोर ना हो उस चीज़ की वज़ह से। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor and closing postage for the return of the manuscript. अगर उसको एक जगह से रिजेक्शन मिले तो वो इस पे गिव अप ना करे, वो वहीं पे गिव अप ना कर दे और प्रोज राइटिंग को छोड़ ना दे। वो बल्कि ऐसा होता है कि अगर उसको एक जगह से रिजेक्शन मिलता है, तो वो बिल्कुल भी उस बारे में सोचता नहीं है, उस चीज़ को दिल पे नहीं लेता है और उसी टाइम पे वो एक फ्रेश कॉपी बनाता है, उसकी नई कॉपी बनाता है अपनी प्रोज़ पीस की जो उसने लिखी हुई होती है और उसको दूसरे एडिटर के पास भेज देता है। सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि जो वो अपना प्रोज़ भेजता है ना, उसके साथ-साथ वो मेलिंग कॉस्ट भी ऐड कर देता है। मेलिंग कॉस्ट इसलिए ऐड करता है कि अगर ये जो नया एडिटर है, वो उसको रिटर्न करना चाहे, उसको भी ये पसंद ना आए, तो वो रिटर्न के पैसे मैं पहले से ही उसमें डाल सकूँ। डाल के रख दूँ ताकि वो आराम से ये रिटर्न कर पाए। ऐसा होना चाहिए, इतना पर्सिस्टेंट होना चाहिए, इतना डिटरमिन्ड होना चाहिए वो। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कॉपी ऑफ अ बुक, जो उसने प्रोज़ लिखा हो बेसिकली उसकी एक कॉपी। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. ऐसे ही लोगों के लिए जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ हो और जो प्रोज राइटिंग में इंटरेस्टेड हो, ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू नाम की न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया था। क्या पब्लिश किया था? एक अनाउंसमेंट पब्लिश की थी। एक अनइम्पोर्टेंट से पेज के एक इनसिग्निफिकेंट से अनइम्पोर्टेंट से कॉर्नर में क्या बोला था, क्या लिखा था वहाँ पे कि एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट होने वाला है जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ब्रिटिश पीरियोडिकल। पीरियोडिकल मतलब रेगुलरली पब्लिश्ड मैगज़ीन। जो वहाँ का एक रेगुलरली पब्लिश्ड मैगज़ीन है द एनकाउंटर के नाम से, वही इस कंटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। Of course, the encounter wasn't a known commodity among the Gimle literati. ऑथर ने पहले ही बोला था कि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऑब्वियसली ऑथर को भी नहीं है, स्पेशली ब्रिटिश पब्लिकेशंस के बारे में, तो इसी तरीके से वो द एनकाउंटर को भी नहीं जानते थे। जिमना लिटरेटी मतलब जो लिटरेचर के साथ डील करते थे जिमना स्टूडियोज़ में, वो द एनकाउंटर के बारे में अवेयर नहीं थे। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. ऑथर कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि मैं इस पीरियोडिकल के बारे में पहले जानूँ, ताकि अगर मैं अपने पैसे इसमें स्पेंड करूँ तो वो वेस्ट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं कहीं भी वेस्ट दूँ और इस चीज़ का कोई फ़ायदा ना हो और मेरे पैसे जो है वो वेस्ट हो जाए। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो पहले इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, कलेक्ट कर सकें। इसके लिए वो कहाँ जाते हैं? ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी बहुत वेलकमिंग लगती थी। वहाँ पे वो बोरिंग साइन बोर्ड्स नहीं होते थे, जो बड़े-बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, जिससे ऐसा अजीब-सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि किसी फॉरबिडन एरिया में आए हैं। वो ऐसा नहीं था, बल्कि वो बहुत वेलकमिंग था, वहाँ पे ऐसे साइन बोर्ड्स नहीं रहते थे। And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness almost untouched by readers. वहाँ जाके वो देखते हैं कि यही जो पीरियोडिकल है इसी के बहुत सारी कॉपीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है। वेरियस डिग्रीज़ ऑफ फ्रेशनेस का मतलब कि कोई बहुत फ्रेश है, किसी को पढ़ा ही नहीं गया है, किसी को मेबी कुछ समय पहले ही पढ़ा गया है, किसी पीरियोडिकल को, किसी कॉपी को बहुत काफ़ी समय पहले पढ़ा गया है। तो लेकिन मोस्टली जो वो थे वो अनटच्ड ही थे, मतलब उसको किसी ने पढ़ा नहीं था। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माय श्रंकन हार्ट। कोई मे बी एक मेमोरी रिकॉल हो गई, कुछ तो उनको हिट किया, कुछ तो उनको याद आया। क्या याद आया? इट वाज़ अ पोएट हू हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज़। ये वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियोज़ आया हुआ था।
I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. उनको ऐसी फीलिंग आई क्योंकि वो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री थी ना कि वो क्यों आए थे, क्या करने आए थे। तो उनको उनका नाम फिर से देखना, उस पोएट का नाम फिर से देखना, ऐसा फ़ील किया उनके लिए जैसे कोई एक बिछड़ा भाई था जो बहुत टाइम बाद उनको मिला है और जब वो एड्रेस लिख रहे थे उस टाइम पे वो खुशी-खुशी गाने लगे। I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. अब यहाँ पे भी एक ह्यूमरसली ही ऑथर ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडियन फिल्म्स में जब 2 बिछड़े भाई मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं? मिलते इस तरीके से हैं कि फर्स्ट रील में, पहली रील में और फाइनल रील में वो सेम गाना गा रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि उसी तरीके से क्या पता मैं यहाँ पे गा रहा हूँ तो स्टीफ़न जो है या जो ये पोएट है वो भी ऐसा ही गाना गा रहा होगा। स्टीफ़न स्पेंडर, स्टीफ़न दैट वाज़ हिज़ नेम, उनका नाम क्या होता है? स्टीफ़न स्पेंडर। And years later, when I was out of the Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. कुछ साल बाद जब ऑथर जेमिनी स्टूडियोज़ से उन्होंने जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे और इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, तो कुछ भी जब उनको लगता था कि कोई भी चीप चीज़ है, कोई भी सस्ती चीज़ है, तो उसको खरीदने जाते थे। इसी तरीके से ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज़ अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। तो क्या देखते हैं एक दिन ऐसे ही चलते-चलते वो देखते हैं कि इस रोड पे एक पाइल होता है, बहुत सारी बुक्स रखी हो गई होती है और वो नई बुक्स ही होती है, वो बहुत चीप होती है, 50 पैसे की होती है। एक्चुअली दे वर कॉपीज़ ऑफ द सेम बुक एंड एलिगेंट पेपरबैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पाइल है बुक्स का, वो अलग-अलग बुक्स नहीं थी बल्कि वो सेम बुक की ही अलग-अलग कॉपीज़ थी। और क्या ओरिजिन था? अमेरिकन ओरिजिन। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। क्यों वहाँ पे डिस्काउंट होता है उस टाइम पे? क्योंकि 50th एनिवर्सरी होती है रशियन रेवोल्यूशन की। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड। क्या नाम होता है इस बुक का? द गॉड दैट फेल्ड। वो पेमेंट कर देते हैं और उस बुक को हाथ में ले लेते हैं। 6 एमिनेंट मतलब फेमस men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusioned return। बहुत ही फेमस मैन ऑफ लेटर्स मतलब हाईली इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं उन्होंने उसमें सेपरेट एसेज लिखे होते हैं, अलग-अलग एसेज लिखे होते हैं। किस बारे में होते हैं वो एसेज, उनका क्या टॉपिक होता है, किस तरीके से उन्होंने कभी ना कभी कम्युनिज़्म को फ़ॉलो करने की कोशिश की, उसको स्टडी किया और किस तरीके से वो डिसअपॉइंट हो गए कम्युनिज़्म से। अब यहाँ पे मेंशन किया गया उनका नाम, ये जो 6 फेमस मैन ऑफ लेटर्स थे, राइटर्स थे, इंटेलिजेंट लोग थे, उनके बारे में उनके नाम लिखे गए हैं यहाँ पे। उनमें से एक नाम स्टीफन स्पेंडर का था। फिर से ऑथर को याद आ जाता है। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस। जैसे वो ये नाम देखते हैं इन 6 नामों में से, तो सडनली उनको ये जो उनको मेबी कुछ समय पहले ये बुक उतनी खास नहीं लग रही थी, सडनली ये बहुत खास हो गई। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हू हैड विजिटेड जिम्ना स्टूडियोज़। अरे ये तो वही ऑथर है जो जिन्होंने जिम्ना स्टूडियोज़ विज़िट किया था। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माय माइंड लिट अप बाय अ हेज़ी इल्यूमिनेशन। फाइनली वो सारी की सारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। ऐसा लग रहा था एक डार्क चैम्बर था, कहीं न कहीं वो उसमें उजाला आ गया। क्यों? क्योंकि फाइनली उनको समझ आ गया था कि स्टीफन स्पेंडर ने जिम्ना स्टूडियोज़ क्यों विज़िट किया। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जिम्ना स्टूडियोज़ वाज़ नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। अब फाइनली उन्होंने डॉट्स कनेक्ट कर लिए और उनको समझ आ गया कि वो वहाँ पे क्यों आए हुए थे। The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, but not with his God that fear। अब फाइनली उनको समझ आ गया कि जो मिस्टर वसन है उनको मे बी स्टीफन स्पेंडर की पोइट्री से लेना देना नहीं होगा, लेकिन द गॉड दैट फेल्ड से था। कहने का यही मतलब है कि स्टीफन स्पेंडर जो है वो कम्युनिज्म एंटी कम्युनिस्ट थे, तो इसीलिए मिस्टर वसन ने उनको इनवाइट किया था वहाँ पे क्योंकि वो भी कहीं न कहीं कम्युनिज्म के खिलाफ ही थे ना। तो जैसे अमेरिका ने का यही रीज़न था कि वो एंटी कम्युनिज़्म मूवमेंट चला सके, सिमिलरली स्टीफन स्पेंडर को भी इसीलिए इनवाइट किया गया था। फाइनली वो मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी थी। तो ये था आपका पार्ट 2 इस चैप्टर का। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ये बोरिंग सा चैप्टर अब थोड़ा-सा ईज़ी लगने लगा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।